स्टूडेंट्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे और कुछ रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनको भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आए हैं, उसमें आपने जो भी स्टडी की होगी वो इंडिविजुअल लेवल पे की है। जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन की इनकम देखना, इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करना। तो हर चीज़ आपने इंडिविजुअल लेवल पे की, इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल सप्लाई की। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करेंगे, यानी कि पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करेंगे। तो अगर इसका मीनिंग देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, MAKROS, मैक्रोज, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो इसमें हम इकोनॉमी एज अ होल जब स्टडी करते हैं तो लार्ज जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, है ना, जिन्हें हम टोटल का नाम देते हैं या एग्रीगेट का नाम देते हैं, तो एग्रीगेट करके पढ़ेंगे। जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पढ़ेंगे आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ एग्रीगेट यानी कि टोटल। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल करके स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस को जानिए। तो पहला डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल इनकम, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ नेशनल इनकम। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल इनकम की, पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन की अलग अलग इनकम को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल पूरी नेशनल इनकम को, एग्रीगेट इनकम को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ लेबर की, पर्टिकुलर लेबर की डिमांड और सप्लाई देखी जाती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर तरीके की लेबर की यानी कि डिमांड और सप्लाई की बात की जाएगी, यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स डिसीजंस, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिसीजंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हाउस होल्ड या फर्म्स के डिसीजन से रिलेटेड है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिसीजंस लिए जाते हैं पूरी इकोनॉमी के एक साथ। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल प्राइसेस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल प्राइसेस को स्टडी किया जाता है, हर कमोडिटी का अलग अलग प्राइस देख करके उसकी स्टडी की जाती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल प्राइस की स्टडी की जाती है, यानी जनरल प्राइस लेवल की स्टडी की जाती है। इसी से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, क्योंकि हम एक कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ को नहीं देखते हैं, सभी कमोडिटीज़ के ओवरऑल प्राइस को देखते हैं, क्या वाकई में प्राइस इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलेगा। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई जो होती है गुड्स की सिर्फ एनालाइज करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है। हम स्टडी जो करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की स्टडी करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में। नाउ द इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इमर्ज हुई है उसके पीछे क्या रीज़न था? तो 1929 में यानी 1929 में ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है, ग्रेट डिप्रेशन, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में। तो उससे पूरा स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश कर गया और वो धीरे धीरे वो पूरे के पूरे जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उन सब में फैल गया। तो इसलिए उसको नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन का, क्योंकि इकोनॉमी पूरी डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन में जाने का मतलब ये है कि पूरा प्राइसेस वगैरह हर चीज़ के फॉल हो गए बहुत ज़्यादा, और वो हुआ था इस वजह से क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड थी वो एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई, क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था, लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं था, मनी नहीं थी। तो इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ, अंडर कंजम्पशन था और ओवर इन्वेस्टमेंट था, इस वजह से जो है प्रॉब्लम आई। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में या सिंपल चार्ट के थ्रू देखें तो जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि लो डिमांड हुई, यानी कि डिमांड कम हुई, उसकी वजह से ओवर
ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि जो है डिमांड हो नहीं रही थी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा था, ओवर इन्वेस्टमेंट। तो उससे लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब ओवर इन्वेस्टमेंट था तो जो है एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा था तो आउटपुट नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा, लो लेवल ऑफ आउटपुट, और उसकी वजह से इनकम नहीं हो रही थी, लो इनकम, सबकी इनकम नहीं हो रही थी, और जब इनकम नहीं थी तो लो डिमांड। तो ये सर्कुलरली चलता रहा, लो डिमांड हुई, फिर ओवर इन्वेस्टमेंट, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो लेवल ऑफ इनकम, देन लो लेवल ऑफ डिमांड। तो ये सर्कल चलता रहा। इसकी वजह से इकोनॉमी पूरी की पूरी वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज़ थी सभी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई, बहुत ही हालत ख़राब हो गई उन सब की। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया कि हम इसे एक इकोनॉमी एज अ होल करके स्टडी करेंगे अब सबकी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एक यूनिट को पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक यूनिट को पढ़ने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है केनेजियन का दिया हुआ है, जेएम कीन्स ने दिया था, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। जबकि क्लासिकल का जो अप्रोच था वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करता था, तो क्लासिकल का जो अप्रोच है वो मतलब ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर पाया। केनेजियन अप्रोच आया ये, जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म दिया। क्लासिकल और केनेजियन अप्रोच में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। जैसे क्लासिकल अप्रोच और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड फॉर फ्री इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एंड द इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रीचेज टू अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जो इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रही हैं और इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली अपने आप, यानी कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। जबकि केनेजियन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर रहता है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशंस बनाने होते हैं, जिससे वो जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट बाकी रह जाता है इकोनॉमी में उसे ख़त्म किया जा सके। तो केनेजियन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है। सेकेंडली, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स ऑफ मार्केट एंड डिड नॉट बिलीव इन स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में वो बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो कि ऑटोमेटिकली मार्केट के थ्रू इस्टेब्लिश हो जाती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेन करने की, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि केनेजियन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो दे स्ट्रांगली बिलीव इन स्टेट इंटरवेंशन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जितना अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है बाकी उसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। थर्ड वन इज़ द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट प्रीवेल्स इन द लॉन्ग रन, यानी कि जो क्लासिकल स्कूल के जितने भी मानने वाले लोग हैं उनके थॉट्स लॉन्ग रन में काम करते हैं, लॉन्ग रन के लिए होते हैं। वेयर एज द केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेट्स इन द शॉर्ट रन, जबकि केनेजियन के जो अप्रोच है उसको जितने भी लोग मानने वाले होते हैं वो उनकी थ्योरीज शॉर्ट रन में प्रिवेल करती हैं, शॉर्ट रन में काम करती हैं। अब थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानिए, क्योंकि जो भी मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, डिमांड सप्लाई, सभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती हैं। गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें उनका ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो जो भी इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सेट हो रहा है, वो सभी कैपिटल इकोनॉमी में होता है। कैपिटल इकोनॉमी को हम लेजिस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं, राइट। तो कैपिटल इकोनॉमी में जो भी वर्क होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है, प्रॉफिट को अपने को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए जो भी वर्क है वो किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो भी मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई से सॉल्व होती हैं ऑटोमेटिकली। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम लेवल बनता है। तो इसमें जो भी मतलब लोग हैं काम करने वाले वो सभी इंडिविजुअल होते हैं, मतलब सभी अपने फ़ायदे के लिए वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हों, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वर्क करते हैं। तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। फॉर एग्जांपल द इकोनॉमीज़ ऑफ हांगकॉन्ग, सिंगापुर, कनाडा, ऑल दीज आर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लास्टली इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करेंगे जो कि 4 हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। द फर्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड्स।
तो हाउस होल्ड्स मीन्स अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जो भी डिसीज़न लेता है, कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, जैसे कि कंजम्पशन से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उसको हम हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो है डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, परचेज करता है मार्केट से, है ना। जबकि डिफरेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सभी सप्लाई किए जाते हैं हाउस होल्ड से, क्योंकि ये सारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी हाउस होल्ड से आते हैं। जबकि हाउस होल्ड जो हैं कंजम्पशन जो करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज का करते हैं। सेकेंड वन इज़ फर्म्स। तो फर्म्स आर इकोनॉमिक यूनिट्स दैट कैरी आउट द प्रोडक्शन, यानी कि फर्म्स वो इकोनॉमिक यूनिट हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं। दे एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अंडरटेक प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉय करती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ों को एम्प्लॉय करती हैं, ये लगाती हैं, काम पे लगाती हैं, और उनको जो है उसके बदले में जो है जो भी सैलरी वगैरह जो भी देना होता है, रेंट, वेजेस, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और इनका जो मेन मोटिव होता है फर्म्स का, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। थर्ड इज़ गवर्नमेंट। A state or government provides law and order, maintains growth and stability, and provides administrative services. The main motive of the government is to undertake developmental projects such as dams, roads, heavy industries that usually have long gestation period by imposing taxes. तो गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है, लोगों पे टैक्स भी लगाती है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट को करने होते हैं। सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट एक नॉमिनल प्राइस चार्ज करती है सिर्फ। ये सारी सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट बहुत ही सस्ते रेट में लोगों को प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाना है, लोगों की भलाई करना है। और लास्टली एक्सटर्नल सेक्टर। This sector is engaged in export and import, which is also known as external trade of a goods and services. तो हम इसमें एक्सटर्नल सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसे करते हैं। इफ़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है, समझ में आया कि एक्सपोर्ट वो होता है जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट अपने कंट्री में बने हुए हैं डोमेस्टिकली, उनको बाहर के कंट्रीज़ को सेल करें, फॉरेन कंट्रीज़ को सेल करें, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ से, विदेश से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो वो इम्पोर्ट कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।